मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और आप सबकी UPTSSCNM 5272 पोस्ट की तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो एक बार फिर हाजिर है UPTSSCNM के फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास को लेकर मिडवाइफरी टॉपिक को एकदम शानदार तरीके से लेक्चर नंबर 101 की आज शुरुआत करने वाले हैं। हमने पिछले वीडियो में बोला था कि आप 1000 व्यू कम से कम 100 नंबर लेक्चर का कर दीजिए, लेकिन आपने नहीं किया। लेकिन आपके लिए सोचना हमारा काम है, क्योंकि यदि हम छोड़ देंगे वीडियो बनाना तो आपकी तैयारी बेहतरीन ना हो पाएगी और आप बोलोगे सर आपने बीच में ही छोड़ दिया। तो कम से कम आप थोड़ा सा सपोर्ट तो दिखा सकते हैं, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए। आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट तो दिया ही जा रहा है। सोचिए, पहले 3000 क्वेश्चन तो हमने मिडवाइफरी पर आपको दे दिया और बाकी जो टॉपिक हैं उन पर तो बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं। मान के चलिए हमने 8000 लगभग 8000 क्वेश्चन हमने आपको क्या किया है, सिर्फ इस पोस्ट के लिए 8000 क्वेश्चन, 5000 पोस्ट है और 8000 क्वेश्चन हम करा चुके हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। तो इन क्वेश्चनों को बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा और सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं समय न बर्बाद करते हुए। आज हम आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन को देने वाले हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्रसव के समय फोइटल स्कल का सबसे कंप्रेसिबल भाग कौन सा होता है? आक्यूपट या पेरिटल हड्डियां या स्यूचर रेखाएं या फांटे नेल। तो कह रहा है क्या, प्रसव के समय फोटल स्कल का सबसे कंप्रेसिबल भाग कौन सा होता है? कंप्रेसिबल में क्या, जिसे दबाया जा सके, तो हमारा होता है फांटे नेल। कह रहा नरम झिल्ली जैसे क्षेत्र होते हैं जो, यहाँ पर क्या होता है, जो फांटेनेल्स होते हैं या नरम झिल्ली जैसे क्या होते हैं, क्षेत्र होते हैं जो डिलीवरी के समय सिर को क्या करते हैं, संकुचित करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है, हेल्प सिंड्रोम में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? हेमोलाइसिस या उच्च लीवर एंजाइम या कम प्लेटलेट लो प्लेटलेट या हाइपर नाइट्रेमिया। तो कह रहा है हेल्प सिंड्रोम में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो हेल्प सिंड्रोम में हाइपर नाइट्रेमिया क्या शामिल नहीं है। इसमें सोडियम से संबंधित विकार शामिल नहीं होता है। जो हमारा हेल्प सिंड्रोम का अर्थ होता है हेमोलिसिस, एलिवेटेड लीवर एंजाइम और लो प्लेटलेट्स, यानी 3 होते हैं और इसमें क्या होता है, सोडियम से संबंधित विकार शामिल नहीं होता है। तो इसलिए क्या होगा, हाइपर नाइट्रेमिया नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा, शोल्डर डायस्टेसिया की पहली लाइन प्रबंधन तकनीक क्या है? मैक्राबर्ट्स मैनुअर या वुड स्क्रू मैनुअर या सुप्राप्यूबिक प्रेशर या जावानेली मैनुअर। तो कह रहा शोल्डर डायस्टेसिया में पहली लाइन प्रबंधन तकनीक क्या है? तो शोल्डर डायस्टेसिया में पहली लाइन प्रबंधन है मैक्राबर्ट्स मैनुअर। तो मैक्राबर्ट्स मैनुअर यह पहला आसान और प्रभावी तरीका है जिससे पेल्विक डायमीटर क्या किया जाता है, बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट कह रहा ब्रिज प्रेजेंटेशन में सबसे पहले बाहर निकालने वाला भाग होता है। ब्रिज प्रेजेंटेशन सबसे पहले सिर, पैर, नितंब या गर्भनाल। तो ब्रिज प्रेजेंटेशन में सबसे पहले बाहर कौन क्या आएगा, नितंब आएगा, यानी बोटक्स। यानी क्या होगा, सबसे पहले नितंब बाहर आता है। ब्रिज डिलीवरी में सबसे पहले नितंब निकलता है, यह सबसे सामान्य संकेत होता है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कर रहा पार्टोग्राफ में अलर्ट लाइन का क्या मतलब है? सामान्य प्रसव प्रगति, रेफरल की आवश्यकता, फेटल डिस्ट्रेस या लेबर रुकना। तो कह रहा पार्टोग्राफ में अलर्ट लाइन का मतलब क्या है? तो पार्टोग्राफ में अलर्ट लाइन का मतलब क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेफरल की आवश्यकता, नीड फॉर रेफरल। कह रहा अलर्ट लाइन को पार करने पर महिला को बेहतर सुविधा में रेफरल करने की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है, गर्भावस्था में पाइलोनेफ्राइटिस का सबसे आम लक्षण क्या है? हेमेटूरिया या फ्लैंक पेन या प्रोटीन्यूरिया या एडिमा। तो कह रहा है गर्भावस्था में पाइलोनेफ्राइटिस का सबसे आम लक्षण क्या है? तो हमारा राइट आंसर छठे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लैंक पेन। तो जो हमारा प्रेगनेंसी में बैक्टीरियल संक्रमण किडनी तक पहुंचता है जिससे कमर में क्या होता है, दर्द होता है, यानी फ्लैंक पेन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है पोस्टमार्टम हेमोरेज यानी PPH का सबसे सामान्य कारण क्या है? गर्भाशय हटानी, रिटेंट प्लेसेंटा, ट्रॉमा या कोएगुलोपैथी। तो कह रहा पोस्टमार्टम हेमोरेज यानी PPH का सबसे सामान्य कारण क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गर्भाशय एटॉनी, यूटेराइन एटॉनी।
गर्भाशय के नहीं सिकुड़ने के कारण सबसे अधिक रक्तस्राव होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी का अर्लीस्ट संकेत क्या है? श्वसन अवरोध, गहन रिफ्लेक्स का न हो जाना, हाइपरथर्मिया या सिर दर्द। तो कह रहा मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी का अर्लीस्ट संकेत क्या है? तो हमारा 8वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गहन रिफ्लेक्स का न रहना, लॉस ऑफ डीप टेंडम रिफ्लेक्सेस। तो DTRS का खत्म होना सबसे पहले देखा जाने वाला क्या है? संकेत होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, यानी DTRS मतलब क्या होगा? डीप टेंडन रिफ्लेक्स। नेक्स्ट, तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है एटेनेटल केयर का पहला दौरा कब किया जाना चाहिए? 4 सप्ताह, 6 से 8, 12 सप्ताह, 20 सप्ताह। तो कह रहा है एटेनेटल केयर का पहला दौरा कब किया जाना चाहिए? तो हमारा 9वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 से 8 सप्ताह। कह रहा शुरुआती निगरानी और खतरे की पहचान के लिए यह उपयुक्त होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा पोस्टमार्टम ब्लूज कितने समय में सामान्यतः ठीक हो जाते हैं? 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 1 महीना, 3 दिन। तो कह रहा पोस्टमार्टम ब्लूज कितने समय में सामान्यतः ठीक हो जाते हैं? तो हमारा 10वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 सप्ताह। तो यह एक हल्का मूड डिसऑर्डर होता है जो सामान्यतः 10 से 14 दिनों में ठीक हो जाता है। नेक्स्ट, कह रहा ऑक्सीटोसिन का मुख्य कार्य क्या है? गर्भाशय को शिथिल करना, गर्भाशय को संकुचित करना, प्लेसेंटा को निकालना या सर्विक्स को फैलाना। तो कह रहा ऑक्सीटोसिन का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑक्सीटोसिन का मुख्य कार्य है क्या? गर्भाशय को संकुचित करना, यानी कॉन्ट्रैक्ट द यूटेरस, कॉन्ट्रैक्ट द यूटेरस, गर्भाशय को क्या करना? संकुचित करना। ऑक्सीटोसिन यूटेरस मसल को क्या करता है? संकुचित करता है, जिसे प्रसव और PPH में क्या होती है? मदद मिलती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कर रहा फोटल हर्ट साउंड पहली बार कब सुनी जाती है? 4 सप्ताह, 8, 12, 20। तो फोटल हर्ट साउंड कब सुनी जाती है? तो फोटल हर्ट साउंड कब सुनी जाती है? तो हमारा राइट आंसर का 12 सप्ताह। कर डॉपलर से 12 सप्ताह में FHS सुना जा सकता है। फोटल हर्ट साउंड यानी FHS। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कर रहा एक्लेम्सिया में सबसे पहले दी जाने वाली दवा कौन सी है? डायजेपाम, फेनिटोइन या मैग्नीशियम सल्फेट या ऑक्सीटोसिन। तो कह रहा एक्लेम्सिया में सबसे पहले दी जाने वाली दवा कौन सी होती है? तो हमारा हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। यह मिर्गी के रोकथाम और इलाज दोनों के लिए सबसे प्रभावी और सुरक्षित है। नेक्स्ट, कह रहा कौन सी विशिष्ट टोकालिटिक कॉन्ट्रेडिकेशन है? पॉलीहाइड्रामिनियोस या प्रीटर्म लेबर या प्लेसेंटा प्रीविया विथ ब्लीडिंग या मल्टीपल प्रेगनेंसी। तो कह रहा कौन सी स्थिति टोकालिटिक कॉन्ट्रेंडिकेशन है? तो राइट आंसर हमारा 14वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेसेंटा प्रीविया विथ ब्लीडिंग, यानी ब्लीडिंग प्लेसेंटा प्रीविया में यूटेराइन रिलैक्सेशन क्या होता है? खतरनाक हो सकता है। नेक्स्ट, तो हमें उम्मीद है आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। सेशन अच्छा लगा तो जल्दी से सेशन को लाइक शेयर करके जल्दी से चैनल को क्या कर दीजिए? सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमें पता है। तो बढ़ते हैं आगे। करा बैलोटेमेंट किसे दर्शाता है? व्हाट इज बैलोटमेंट किसे दर्शाता है? प्लेसेंटल लोकेशन को या फोटल हार्टबीट को या फोटल मोबिलिटी को या सर्विकल डाइलेशन को। तो कह रहा बैलोटमेंट किसे दर्शाता है? तो हमारा राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, फोटल मोबिलिटी को, फोटल मोबिलिटी को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। तो इंटरनल एग्जाम में जब फोटस क्या होता है? ऊपर नीचे होता है, तो उसे बैलोटमेंट कहते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है नेगल्स रूल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? व्हाट इज द नेगल्स रूल यूज्ड टू डिटरमाइन ओवुलेशन डे या फोटल हर्ट साउंड या मेनोपॉज या एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। तो कह रहा नेगलोज रूल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? नेगलोज रूल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? हमारा राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा RH इनकैपेबिलिटी से होने वाला सबसे गंभीर प्रभाव क्या है? फोटल माइक्रोसोमिया, न्यूट्रल ट्यूब डिफेक्ट
न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट या हाइड्रोप्स फेटल्स या प्लेसेंटा एक्रेटा। तो कह रहा है क्या RH इनकैपेबिलिटी से होने वाला सबसे गंभीर प्रभाव क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोप्स फेटालिस। हाइड्रोप्स फेटालिस। तो हाइड्रोप्स फेटालिस यह घातक स्थिति है जहां भ्रूण में सीवियर एडिमा हो जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा, लोचिया अल्बा का रंग कैसा होता है? लोचिया अल्बा का रंग कैसा होता है? गहरा लाल, हल्का गुलाबी, पीला, सफेद या भूरा। तो लोचिया अल्बा का रंग कैसा होता है? तो लोचिया अल्बा का रंग होता है पीला सफेद, येलोइश व्हाइट, यानी पीला सफेद होता है। यह प्यूरिपेरियम का अंतिम चरण होता है जो 10वें दिन के बाद आता है। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा नियोनेटल रिफ्लेक्स जिसमें बच्चा गिरने पर हाथ फैलाता है, मोरो रिफ्लेक्स या रूटिंग रिफ्लेक्स या पाल्मर ग्राफ्स या स्टेपिंग रिफ्लेक्स। तो कह रहा नियोनेटल रिफ्लेक्स जिसमें बच्चा गिरने पर क्या करता है, हाथ फैलाता है। यह कौन सा रिफ्लेक्स है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोरो रिफ्लेक्स। जब सर्वाइकल रिफ्लेक्स है, जब सर्वाइवल क्या रिफ्लेक्स है जो जन्म के बाद 5 से 6 महीने तक रहता है, यानी मोरो रिफ्लेक्स। यह क्या सर्वाइवल रिफ्लेक्स है। मोरो रिफ्लेक्स क्या सर्वाइवल रिफ्लेक्स है जो कि जन्म के क्या होता है 5-6 महीने तक रहता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, कह रहा ग्रेविडा 3 पैरा 1 एबॉर्टस का एक का अर्थ है 3 गर्भ 1 जीवित जन्म 1 गर्भपात, या 1 गर्भ 3 जीवित जन्म, या 1 गर्भ 3 बार गर्भपात, या 3 जीवित बच्चे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेविडा 3 पैरा 1 एबॉर्टस 1 का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 गर्भ 1 जीवित जन्म और 1 गर्भपात। इसमें क्या होता है, ग्रेविडा का मतलब होता है कुल गर्भ, पैरा का मतलब होता है 20 सप्ताह से ऊपर के जन्म, और एबॉर्टस का मतलब होता है 20 सप्ताह से कम पर क्या हो, समाप्त। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है मिडवाइफ को सबसे पहले क्या जांचना चाहिए जब प्रसव शुरू हो, सर्विकल अफेसमेंट या टोटल हार्ट रेट या कंट्रैक्शन ड्यूरेशन या मेम्ब्रेन स्टेटस। तो कह रहा है मिडवाइफ को सबसे पहले क्या जांचना चाहिए जब क्या हो, प्रसव शुरू हो। तो हमारा राइट आंसर होगा फेटल हार्ट रेट। फोटल हार्ट रेट सबसे पहले शिशु की स्थिति और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना क्या है, आवश्यक होता है। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एटेनेटल पीरियड में सबसे सामान्य साइकोलॉजिकल परिवर्तन है। एटेनेटल पीरियड में सबसे सामान्य साइकोलॉजिकल परिवर्तन क्या है, हेलुसिनेशन या डिप्रेशन या मूड स्विंग्स या यूफोरिया। तो कह रहा एटेनेटल पीरियड में सबसे सामान्य साइकोलॉजिकल परिवर्तन क्या है, मूड स्विंग्स। कह रहा हार्मोनल परिवर्तन के कारण मनोदशा में उतार चढ़ाव सामान्य है। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है फोलिक एसिड डिफिशियंसी का सबसे सामान्य दुष्प्रभाव भ्रूण में होता है, कार्डियक डिफेक्ट, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट या डाउन सिंड्रोम या क्यूब फुट। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फोलिक एसिड डिफिशियंसी का सबसे सामान्य दुष्प्रभाव भ्रूण में क्या होता है। तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। कर स्पाइना बिफिडा और एंसेफेली जैसे दोष इससे क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा प्रेगनेंसी में प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता होती है 40 ग्राम, 50, 60, 75। तो कह रहा प्रेगनेंसी में प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है। तो प्रेगनेंसी में प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता होती है 60 ग्राम। भ्रूण और प्लेसेंटा के विकास के लिए अधिक प्रोटीन क्या होता है की आवश्यकता होती है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा फोटल सर्कुलेशन और डक्टस वेनसस का कार्य है लंग्स को बाईपास करना, या लीवर को बाईपास करना, या हार्ट को बाईपास करना, या प्लेसेंटा को बाईपास करना। तो हमारा कह रहा फोटल सर्कुलेशन में डक्ट्स वेनसस का कार्य है। फोटल सर्कुलेशन में डक्ट्स वेनसस का क्या कार्य होता है। तो हमारा 25 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, लीवर को बाईपास करना। लीवर को बाईपास करना। डक्ट्स वेनोसस रक्त को सीधे क्या करता है, आईवीसी में क्या करता है, डालता है। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा ट्रू लेबर पेन की विशेषता है इरेगुलर एंड पेनलेस,
रिलीफ विथ रेस्ट, फेल्ट इन एब्डोमेन ओनली, या रेगुलर विथ इंक्रीजिंग इंटेंसिटी। तो कह रहा ट्रू लेबर पेन की विशेषता क्या है। ट्रू लेबर पेन की विशेषता क्या है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेगुलर विथ इंक्रीजिंग इंटेंसिटी, रेगुलर विथ इंक्रीजिंग इंटेंसिटी। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा एपिजियोटॉमी का सबसे समान प्रकार क्या है, मिड लाइन या मेडियोलेटरल या लेटरल या जे शेप्ड। तो कह रहा एपिजियोटॉमी का सबसे समान प्रकार क्या है। तो एपिजियोटॉमी का सबसे समान प्रकार होता है मेडियोलेटरल। तो मेडियोलेटरल तो यह स्पाइंटर इंजरी से बचाने में क्या करता है, मदद करता है। स्पाइंटर इंजरी से क्या करता है, बचाने में क्या करता है, यह मदद करता है। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा कोलोस्ट्रम में सबसे अधिक मापा जाने वाला एंटीबॉडी कौन सा है, IgA, IgG, IgM या IgE। तो कह रहा कोलोस्ट्रम में सबसे अधिक मापा जाने वाला एंटीबॉडी कौन सा है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 28वें का ऑप्शन नंबर ए, IgA। IgA ये क्या है, मसल्स प्रोटीन क्या है, IgL क्या था, म्यूकोसल प्रोटेक्शन देता है, जो नवजात के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा नियोनेटल हाइपोथर्मिया की सबसे सामान्य वजह क्या है, डिलेड फीडिंग या वेट स्किन या रूम टेम्परेचर या लो फैट स्टोर्स। तो कह रहा नियोनेटल हाइपोथर्मिया की सबसे सामान्य वजह क्या है। नियोनेटल हाइपोथर्मिया का सबसे वजह है वेट स्किन, मतलब भीगी हुई त्वचा। कर जन्म के बाद गीली त्वचा से क्या होती है, तेजी से ताप क्या होता है, गिरता है। तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन कह रहा गर्भपात में सबसे सामान्य एंडोक्राइन समस्या कौन सी है। मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर इन प्रेगनेंसी इज हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म, डायबिटीज मेलिटस या एडिसन्स डिजीज। तो कह रहा है गर्भावस्था में सबसे समान एंडोक्राइन समस्या कौन सी है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डायबिटीज मेलिटस। तो यह क्या होता है, गेस्टेशनल डायबिटीज सबसे आम है और माँ व शिशु दोनों में क्या करता है, असर डाल सकती है। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। तो 30 में आपने कितने क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश किया था, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार आपको सेशन मिलते रहेंगे। और बेहतरीन से बेहतरीन यदि आप एएनएम के साथ जीएनएम की तैयारी करना चाहती हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।